नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? आज हम ऐसे ही दो जबरदस्त सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर नैतिक फैसले की जड़ में है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत ना एक कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे सही गलत के पूरे ताने बाने को हिलाकर रख देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी तो आता ही है। और पता है, मनोवैज्ञानिकों के लिए इसका जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी, जिसे वो कहते हैं एक नैतिक दुविधा। इसे कहते हैं हेन्स दुविधा। सोचिए, एक पति है, उसकी पत्नी की जान खतरे में है और एक लालची फार्मासिस्ट है जो जिंदगी बचाने वाली दवा के लिए मुंह मांगी मतलब बहुत ही ज्यादा कीमत मांग रहा है। तो हेन्स क्या करता है? वो दवा चुरा लेता है। अब सवाल ये है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? और यहाँ सबसे जरूरी बात हाँ या ना नहीं है, बल्कि ये है कि कोई भी इस जवाब तक पहुंचा कैसे। और बस यही बात थी जिसने मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग को बहुत आकर्षित किया। उनके लिए ना मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर था। मतलब उन्हें इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि हम क्या फैसला करते हैं, बल्कि इसमें थी कि हम उस फैसले तक पहुंचते कैसे हैं, हमारी सोच की वो पूरी प्रक्रिया। तो कोहलबर्ग ने एक बहुत ही क्रांतिकारी थियरी दी। उन्होंने कहा कि हम सब अपनी नैतिकता के विकास में एक तरह की सीढ़ी चढ़ते हैं। उन्होंने नैतिक विकास के 6 अलग अलग चरण बताए, जिन्हें 3 बड़े स्तरों में बांटा गया है। और कमाल की बात यह है कि उनका मानना था कि ये एक सार्वभौमिक रास्ता है, मतलब हर इंसान इसी रास्ते से गुजरता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि का क्यों न हो। तो चलिए, हेन्स की कहानी को ही सामने रखकर इन स्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। सबसे निचले स्तर, पूर्व पारंपरिक पर, फैसले सिर्फ स्वार्थ पर टिके हैं, या तो सजा का डर या फिर मुझे क्या मिलेगा। फिर आता है पारंपरिक स्तर, जहां फोकस समाज और कानून पर चला जाता है, मतलब लोग क्या कहेंगे या कानून क्या कहता है। और आखिर में उत्तर पारंपरिक स्तर पर, यहाँ सोच अमूर्त सिद्धांतों जैसे न्याय और जीवन के अधिकार तक पहुंच जाती है ना ये सोच का एक कमाल का विकास? तो कोहलबर्ग की ये थ्योरी दशकों तक मनोविज्ञान की दुनिया में छाई रही। लेकिन इसकी बुनियाद में एक बहुत बड़ी दरार थी, एक ऐसी कमी जिसने इस पूरे ढांचे पर ही सवालिया निशान लगा दिया। याद है, हमने बात की थी कि ये एक सार्वभौमिक रास्ता है, मतलब एक सीधी सड़क जिस पर हर कोई चलता है। तो आखिर वो क्या कमी थी, वो क्या दोष था जिसने इतनी जबरदस्त थ्योरी की जड़ें हिला दी? और यही एंट्री होती है कैरल गिलिगन की। उन्होंने एक ऐसी बात पकड़ी जो हैरान करने वाली थी। कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी सिर्फ लड़कों और आदमियों पर की गई स्टडी पर आधारित थी। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो दुनिया की आधी आबादी की नैतिक आवाज को तो सुन ही नहीं रहे थे। गिलिगन के इस काम ने नैतिक विकास की हमारी समझ का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक आवाज एक नहीं बल्कि 2 होती हैं। और ये टेबल इन दोनों आवाज़ों के फर्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। एक तरफ है कोलबर्ग का न्याय का सिद्धांत, जो नियमों, अधिकारों और सिद्धांतों की बात करता है, और दूसरी तरफ है गिलिगन का देखभाल का सिद्धांत, जिसका फोकस रिश्तों, जिम्मेदारियों और आपसी जुड़ाव पर है। तो अगर हम हेन्स की दुविधा को देखभाल वाले नजरिए से देखें, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि कानून बड़ा है या जिंदगी। सवाल ये बन जाता है कि इन रिश्तों का क्या? हेन्स का उसकी पत्नी से रिश्ता, उस फार्मासिस्ट की समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये कोई गणित की समस्या नहीं है जिसे हल करना है। ये रिश्तों का एक जाल है जिसे सुलझाना है। तो सवाल उठता है, सही कौन है, कोहलबर्ग या गिलिगन? पर सच कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है कि किसी एक को विजेता घोषित कर दिया जाए। देखिए, गिलिगन का मकसद कोलबर्ग को गलत साबित करना था ही नहीं। वो तो बस इस बातचीत में एक दूसरी बहुत जरूरी आवाज को वापस लाना चाहती थी, देखभाल की वो आवाज जिसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों ने इतने सालों तक नजरअंदाज किया था, या कहिए कि चुप करा दिया था। इन दोनों नजरियों को समझने का एक और अच्छा तरीका है। कोलबर्ग की थ्योरी एक सीढ़ी की तरह है, जिस पर हर कोई अकेले ऊपर की तरफ चढ़ता है, सिद्धांतों की ओर। वहीं गिलिगन की थ्योरी एक जाल की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, रिश्तों और जिम्मेदारियों के धागों से। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है?
शायद यही कि हम इन दोनों आवाज़ों को पहचानें, न्याय की आवाज़ और देखभाल की आवाज़। ये दोनों हमारे अंदर भी हैं और हमारे समाज में भी। और सोचने वाली बात यह है कि हम ज़्यादातर किसकी सुनते हैं, और क्या हो अगर हम दूसरी आवाज़ को भी थोड़ी और तवज्जो देना शुरू कर दें।